नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? तो चलिए, आज की जो क्लास होने वाली है काफी शानदार क्लास होगी, काफी जानदार क्लास होगी। आज हम जानेंगे जो भी हमने पिछले दिनों में पढ़ा है ना, उससे संबंधित एमसीक्यू आपके सामने होने वाले हैं। एक मॉक टेस्ट आपके सामने होने वाला है। इसमें आपके अलंकार से संबंधित क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके छंद से संबंधित क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन है, समास से भी और आपके सर्वनाम से भी संबंधित क्वेश्चन है। हर एक टॉपिक जो हमने अब तक पढ़ा है ना, उससे संबंधित प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। तो फटाफट से सभी लोग अपने मित्रों को जोड़ लेंगे, अपने बंधुओं को जोड़ लेंगे और फटाफट से इस सेशन में जितने भी प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं, सभी के सभी का उत्तर आप देने वाले हो। तो जी हाँ, फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए, उससे पहले आपके लिए एक जानकारी है। क्या है भाई, कि अगर आपको किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए, कोई भी नोट्स अगर आपको चाहिए, तब आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके वहां से वह नोट्स प्राप्त कर सकते हो। सीधा का सीधा टेलीग्राम ग्रुप पर आप पहुंच जाओगे या फिर डायरेक्ट ऐप पर जाकर आप कोई भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपनी इस प्यारी सी क्लास को, इस जानदार सी क्लास को। चलिए आगे चलते हैं। देखो भाई, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूं और इसके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूं कि इसमें कौन सा अलंकार है, किस वजह से है, क्यों है। इन सभी के सभी अलंकार को हम पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस में। तो जी हाँ, फटाफट से आप बताओगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या निकलेगा। जी हाँ, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है तो फटाफट से बताओगे इसका सही उत्तर क्या है। और एक बार सभी लोग फटाफट से बताओगे क्या जो मेरी आवाज है वह प्रॉपर तरीके से आपके पास आ रही है कि नहीं आ रही है। जी हाँ भाई, जी 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 बिल्कुल। अरे भाई, सभी का स्वागत है, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। चलिए भाई, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दोगे। काव्य की एक पंक्ति आपको दी गई है, देखना क्या है काव्य की पंक्ति, देखते हैं। संदेशनी मधुवन कूप भरे, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। काफी अच्छी पंक्ति है। अब आप बताओगे क्या इसमें रूपक अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है या फिर अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए, तो जी हाँ, फटाफट से बताओगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या निकलता है। और एक बार सभी लोग बताओगे क्या जो मेरी आवाज है वह प्रॉपर तरीके से आपके पास आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो जी हाँ भाई, सभी का स्वागत है क्लास में। चलिए देखो, अगर इस पंक्ति की बात करूं ना, तो इसका सबसे पहले भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं, इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, क्या है, संदेशनी मधुबन कूप भरे, मतलब संदेश आपके इतने आ चुके हैं कि मधुबन में कूप, कूप मतलब कुआं, कुआं भर गया है उन संदेशों से। इस पंक्ति का भावार्थ क्या है, संदेशनी मधुबन कूप भरे, मतलब संदेश इतने प्राप्त हो गए आपको कि जो आपके मधुबन में कूप मतलब जो कुआं था वह संदेशों से ही भर गया। तो ये काफी अतिशयोक्ति वाली बात है, काफी बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बात कही गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होगा भाई, अतिशयोक्ति। अब अतिशयोक्ति अलंकार की एक और बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है जो कई बार आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी। क्या है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब अभी तक हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं और लंका सारी जल गई और निशाचर सारे भाग गए। तो इस प्रकार की कुछ अतिशयोक्ति जो बातें होती हैं, जो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन की जाती हैं बातें, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, आपका होता है अतिशयोक्ति अलंकार। एक और महत्वपूर्ण और अलंकार है अन्योक्ति अलंकार, मतलब किसी अन्य के ऊपर कही गई उक्ति। क्या है, किसी अन्य के ऊपर कही गई उक्ति, अगर ऐसी पंक्ति हमको दिखे तो वहां पर होता है अन्योक्ति अलंकार। मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया, तो चलो थोड़ा सा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने अक्सर अपने गांव, अपने घरों में देखा होगा कि दो महिलाएं किसी तीसरी महिला की चुगली कर रही हैं। क्या कर रही हैं, किसी तीसरी महिला की चुगली कर रही हैं। या फिर अक्सर आपने देखा होगा गांव में कि जब किसी महिला को, किसी दूसरी महिला को कोई बात कहनी होती है ना, तो वह डायरेक्ट उसको नहीं कहती है, वह किसी तीसरे पर्सन के ऊपर उस बात को रख कर कहती है। क्या कहती है, मतलब किसी अन्य पर्सन के ऊपर रखकर उस बात को बताया जाता है। तो इस स्थिति में कौन सा अलंकार होगा, अन्योक्ति अलंकार। मतलब किसी अन्य के ऊपर कही गई उक्ति, क्या है, किसी अन्य के ऊपर कही गई उक्ति कहलाती है आपकी अन्योक्ति अलंकार। ऐसा करता हूं आप समझ पाए होंगे। अच्छा, अब देखना रूपक अलंकार। क्या है रूपक अलंकार, उपमेय और उपमान में जहां पर भेद रहित आरोप हो। देखो इस चीज को थोड़ा सा समझना, रटने की कोशिश नहीं करनी है। भेद रहित, मैंने क्या कहा, भेद रहित आरोप हो, कोई भेद ही ना हो साहब, कोई आरोप ही ना हो, कोई भेद ही ना हो। क्या हो भाई, बिल्कुल जैसे देखना, मैंने कहा
चरण कमल। क्या कहा भाई, चरण और कमल में कोई अंतर ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं है, कोई तुलना नहीं है। या फिर मैं कहूं आपसे, क्या है भाई, कमल समान चरण। तो मैंने एक वाक्य का प्रयोग कर दिया, कमल समान चरण, तो यहां पर मैंने तुलना कर दी। मैंने क्या कर दी, मैंने तुलना कर दी, लेकिन ऊपर वाली पंक्ति में तो कोई भेद ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है। चरण जो है वह कमल ही है और कमल जो है वह चरण ही है। तो मतलब इस स्थिति में होगा रूपक अलंकार। क्या होगा, रूपक अलंकार। इसकी पहचान मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास थोड़ा समय का अभाव हो तब इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हो, अन्यथा भावार्थ के अकॉर्डिंग आप प्रश्न का उत्तर दोगे। समय का थोड़ा अभाव हो और कोई विकल्प आपको ना दिखे तब आप इस चिन्ह को देखना। इस चिन्ह को कहते हैं आपका योजक चिन्ह। क्या कहते हैं भाई, योजक चिन्ह। किसी भी काव्य की पंक्ति में अगर आपको योजक चिन्ह दिखे ना, 90% तक चांस होते हैं कि वहां पर उसका आंसर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। क्या होगा, रूपक अलंकार। इसके भी कुछ अपवाद होते हैं। क्या होते हैं, इसके भी कुछ अपवाद होते हैं। जैसा कि यही पंक्ति है, जैसा कि यही पंक्ति है, यहां पर भी योजक चिन्ह है, लेकिन योजक चिन्ह किस किस के बीच होना चाहिए, उपमेय और उपमान के बीच होना चाहिए। ये आप ध्यान रखोगे। चलिए भाई, तो अगर समय कम है तब आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हो। चलिए आगे चलें। देखो अब इस पंक्ति में मैंने तुलना की है, तो यहां पर क्या होगा, आपका उपमा अलंकार होगा। उपमा का अर्थ क्या होता है, तुलना होता है भाई। क्या होता है, तुलना होता है। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। जी हाँ, जैसी आपकी आज्ञा, सभी का उत्तर सही है। देखो आपको एक पंक्ति दी गई है, देखना क्या है, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावर। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, छापना है अब आपको। चलिए बराबर से बताइए, इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार विद्यमान है। जी हाँ, अच्छी पंक्ति है काव्य की। चलिए भाई, अब आप बताओगे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चलिए, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, फटाफट से बताओगे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जी हाँ, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावर। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, या फिर उदाहरण है। जी हाँ, देखो आपके आंसर गलत आ रहे हैं। देखो मुझे पता है क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपको एक शब्द दिखा मानहु। क्या देखा भाई, मानहु, तब आप कर रहे हो उत्प्रेक्षा अलंकार। तब आप क्या आंसर कर रहे हो, उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्यों, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक को बहुत ही कम अपनी आपकी क्लास में बताता हूं। क्यों, क्यों, अगर भावार्थ आपको पता है ना, तब आप इसका उत्तर सही करके ले जाओगे। देखना क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा ना, देखना, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावर। तो इस पंक्ति में तुलना की गई है। क्या की गई है भाई, तुलना की गई है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा, यहां पर होगा आपका उपमा अलंकार। संभावना व्यक्त नहीं की है, अगर संभावना व्यक्त वह करता तब यहां पर होता आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है ना, याद रखना। चलिए, तो अगर मैं उत्प्रेक्षा की बात करूं तो संभावना, क्या भाई, संभावना जहां पर व्यक्त की जाती है वहां पर होता है उत्प्रेक्षा। चलिए आगे चलते हैं। देखो, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए 12 उजियारी लगे बड़े अंधेरो हो। अच्छी पंक्ति है। अब आप बताओगे इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है। अच्छा प्रश्न है भाई, अच्छा प्रश्न है। फटाफट से इसके बारे में आंसर बताओगे, इसका कौन सा सही उत्तर होगा। देखो उपमा है, एक मिनट। हाँ जी, देखो उपमा है, रूपक है, यमक है और श्लेष है। क्या होगा इसका सही उत्तर। अच्छा प्रश्न है, फटाफट से बताओगे इसका सही उत्तर क्या निकल सकता है। चलिए, मैंने आपको 10 सेकंड का टाइम दिया इस प्रश्न के लिए, क्योंकि अच्छा प्रश्न है। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए 12 उजियारी लगे बड़े अंधेरा हुए। तो इस प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, छापना। हाँ जी, देखो क्या है भाई, देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, हालांकि ऐसा होगा नहीं और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इस स्थिति में आप आओ, अगर आपको समझ में ना आए कि भाई इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, तब आप उसका आंसर श्लेष लगा देना। क्या भाई, श्लेष लगा देना। और ये कब है, ये जब है जब आपके पास समय का अभाव हो। सिर्फ एक कंडीशन है, अगर आपके पास समय नहीं है क्वेश्चन को पढ़ने की, उसका भावार्थ समझने की, तब आप इसका आंसर कर सकते हो श्लेष। क्या है, देखो, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए 12 उजियारी लगे बड़े अंधेरा हो। तो यहाँ पर जो दीप का अर्थ है ना, दो निकलते हैं। एक दीप को तो आप जानते हो कि क्या होता है भाई, एक दीपक होता है और एक दीप का अर्थ है यहाँ पर पुत्र।
पुत्र मतलब सुत, क्या है भाई सुत। तो जी हाँ, यहां पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, तो इस स्थिति में यहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा भाई? श्लेष अलंकार होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है श्लेष इसका। अब देखो उपमा, उपमा मतलब किसी भी काव्य की पंक्ति में आपको सम, सा, समान, तुल्य ऐसे तुलना करने वाले शब्द दिखे, वहां पर कौन सा होता है? उपमा अलंकार। रूपक अलंकार की बात करूं तो उपमेय उपमान में जहां पर भेद रहित आरोप हो, अभी अभी बताया है क्या अभी भेद, भेद रहित जो आरोप होता है वहां पर होता है आपका रूपक अलंकार। यमक अलंकार की अगर मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से सुनना, यमक अलंकार कौन सा अलंकार है? यमक। तो किसी काव्य की पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक स्थान पर उसके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, वहां पर होता है आपका यमक अलंकार। जैसे जैसे कनक कनक ते सौ गुनी, कनक कनक ते, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग बापाय बोराय। मतलब यहां पर एक कनक का अर्थ आपको रटा है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। क्या है भाई? एक मिनट माफी चाहूंगा, क्या है भाई? धतूरा। क्या है? धतूरा इसका अर्थ है। अच्छा जी, अब देखते हैं इसका भावार्थ। कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, या पाए बोराय जग बाखाए बोराय, या फिर या खाए बोराय जग बापाए बोराय। अच्छा जी, मतलब एक सोना जो आपकी धातु है, ये क्या है? बहुमूल्य धातु है। तो सोने को पाने से भी इंसान बोरा जाता है, और कनक मतलब धतूरा जो कि नशीला होता है, धतूरे को खाने से भी जग बोराया जाता है। तो जी हाँ, ये है इसका भावार्थ। तो यहाँ पर इसके अर्थ कनक कनक के दोनों जगह पर अलग हैं, तो यहाँ पर कौन सा होगा? यमक अलंकार। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हो। आगे चलना, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। ध्वनिमयी कर गिरी कंदरा, ध्वनिमयी कर गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को। अच्छी पंक्ति है। अब आप बताओगे यहां पर कौन सा अलंकार इसमें विद्यमान है? देखो, मैंने आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? अनुप्रास अलंकार। माफी चाहूंगा, मैंने आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ाया है। उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था क्या कि अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं, जो हमने काफी अच्छे अच्छे फनी उदाहरणों की मदद से समझे थे। जी हाँ, अब देखो, अब मुझे पता है आप यमक तो इसको निकाल दोगे कि यमक नहीं होगा। आप वित्तानुप्रास, लाटानुप्रास और छेकानुप्रास में कंफ्यूज हो। देखना, यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। देखो, ध्वनिमयी कर गिरी कंदरा, कलित कानन कीली निकुंज को, यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति लगातार बार बार हो रही है। क्या हो रही है? लगातार बार बार हो रही है। तो इस स्थिति में यहां पर कौन सा होगा? वित्तानुप्रास हो गया। कौन सा होगा भाई? वित्तानुप्रास होगा। मैंने आपको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मुश्किल से 500-600 साल पहले मैंने आपको बताया था क्या कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी चौक पर चटनी खिलाई। क्या है भाई? चटनी खिलाई। तो यहां पर किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है? जी भाई, आप कहोगे कि चा वर्ण की आवृत्ति, चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इस स्थिति में कौन सा अलंकार होगा भाई? आपका वृत्तानुप्रास होगा। भाई, एक वृत्त के समान लगातार आवृत्ति बार बार होती है ना, वहां पर होता है वृत्तानुप्रास। और लगातार आवृत्ति अगर एक बार हो, क्या हो? एक बार आवृत्ति हो, जैसे कानन कानन केली, अगर यही सिर्फ एक बार आवृत्ति होती तब वहां पर होता छेकानुप्रास। और अगर लाटानुप्रास की बात करूं तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो वहां पर क्या हो रहा है? सिर्फ पूत, क्या है भाई? सिर्फ सपूत और कपूत अलग अलग है, बाकी की पूरी पंक्ति समान है। तो वहां पर क्या है? समान अर्थ में प्रयोग हुई है। तो वहां पर इस स्थिति में होगा लाटानुप्रास। लेकिन अभी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वित्तानुप्रास। जी हाँ, बिल्कुल सही आप आंसर कर रहे हो। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या है? कुंदु इंदु सम देहे, उमा रमन करुणा अयन। अच्छी पंक्ति है, अच्छी पंक्ति है। अब आप बताओगे इसका सही उत्तर क्या निकलता है? जी हाँ भाई, सभी का स्वागत है, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। चलिए, अब इस प्रश्न का उत्तर बताओगे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या निकलता है? क्या है भाई? कुंदु इंदु सम देह, उमा रमन करुणा अयन। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, आपको पहचानना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जी हाँ भाई, तो हमारे गेट के पास खड़े हैं कौन? हमारे प्रिय मित्र जतिन जी। वह देखकर हमको हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शायद मैंने एक पंक्ति कही है ना आपकी,
कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी चौक पर चटनी खिलाई। तो वह इस पंक्ति को सुनकर हंस रहे हैं कि सर आप काफी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हो बच्चों को। बस उद्देश्य वही है, 37 में से 37 यूपी पुलिस में 37 प्रश्न आने हैं और 37 में से 37 मेरा उद्देश्य है। अगर देखो, अगर मैं आपको वो बात बताता हूं, अगर मेरे द्वारा दी गई पीडीएफ आप पढ़ते हो और क्लास में आकर लाइव क्वेश्चनों का आंसर करते हो तो 100% आपके 37 प्रश्न सही होंगे यूपी पुलिस में। चलिए, तो क्या है भाई, जो कई बार 37 प्रश्न आ जाते हैं, कई बार 38 भी आ जाते हैं, तो वो आप देख लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या है भाई? उपमा। जी हाँ भाई, बिल्कुल सही उत्तर आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सम है, मतलब आपकी तुलना करी गई है। क्या करी गई है? तुलना। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा आपका उपमा अलंकार। क्या होगा? उपमा। अनुप्रास की बात करूं तो किसी एक वर्ण की, किसकी भाई? किसी एक वर्ण की आवृत्ति जहां पर बार बार होती है, वहां पर होता है आपका क्या? वहां पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए भाई आगे चले। देखो, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? चलिए भाई, तो अब आप बताओगे कि वहां पर कौन सा अलंकार आपका होगा। चलिए भाई, अब आप बताओगे वहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है। अब आप बताओगे वहां पर कौन सा अलंकार है। तो जी हाँ, देखो, मैं आपसे बस 1 मिनट चाहूंगा, 1 मिनट मुझको देना। एक अर्जेंट कॉल है, वो मुझको रिसीव करना है, बस 1 मिनट का टाइम। जी हाँ भाई, बस 1 मिनट दीजिए मुझको। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। चलिए भाई। चलिए भाई, तो अब आपको आवाज एकदम प्रॉपर तरीके से आ रही होगी, काफी अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हो। जी हाँ, काफी अच्छी तरीके से आप आंसर कर रहे हो। थोड़ा सा अर्जेंट फोन था तो वो मुझको लेना पड़ा, आई एम रियली वेरी सॉरी उसके लिए। चलिए भाई, अगर मैं आपको बताता हूं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कहाँ गया भाई अपना प्रश्न? हाँ भाई, ये रहा अपना प्रश्न। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको। हाँ जी, कहा जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है। अरे क्या बात है, आपने तो उससे पहले आंसर कर दिया। जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? विभावना अलंकार। क्या होगा? विभावना अलंकार इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए भाई, तो जी हाँ, आगे चले। अब आप मुझको बताओगे भ्रांतिमान अलंकार कहां पर होता है। क्या है भाई आपका भ्रांतिमान अलंकार कहां होता है? फटाफट से बताओगे। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। देखो भाई, हाँ देखो, वही क्वेश्चन आ गया, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई। क्या है? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। फटाफट से उत्तर बताओगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या निकलता है। चलिए भाई, तो जी हाँ, देखो, छेकानुप्रास है, लाटानुप्रास है, वृत्यानुप्रास है और अनंत्यानुप्रास है। जैसे देखना, अगर मैं आपसे बात करूं अनंत्यानुप्रास की, हम इसको पढ़ा है हमने आपके अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत, और मैंने आपको काफी फनी लाइन से इसको बताया था। जैसे जैसे कुछ गाने की कुछ पंक्तियां हैं, कुछ लाइन है गाने की, क्या कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो अंत में क्या मिल रहा है? अंत में मिल रहा है तुक। क्या मिल रहा है? जिस भी काव्य की पंक्ति में आपको अंत में तुक मिलता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है आपका अनंत्यानुप्रास। कौन सा होता है? अनंत्यानुप्रास। और वृत्यानुप्रास की बात करूं तो जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर होता है वृत्यानुप्रास। और इस पंक्ति में कौन सा है? लाटानुप्रास। जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप काफी अच्छी तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। अब देखना, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास कहां होगा? याद करने की कोशिश करो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 500-600 साल पहले मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी। क्या कि किसी भी काव्य की पंक्ति में अगर एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार होती है, क्या है? एक वर्ण की आवृत्ति एक वर्ण होगा या फिर एक से अधिक वर्ण होगा, ये भी हो सकता है। तो ठीक है ना, वहां पर एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो, तो वहां पर कौन सा होगा? छेकानुप्रास। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लाटा।
चलिए आगे चलते हैं। जहां उपमेय में उपमान की समानता संभावना व्यक्त की जाती है। अरे भाई संभावना को लेकर प्रश्न पूछा है और ये तो अब आपको रटा होगा कि संभावना हम किस अलंकार में व्यक्त करते हैं, आपके उत्प्रेक्षा में करते हैं। किसमें करते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में हम संभावना व्यक्त करते हैं। और उपमा अलंकार में तो सिर्फ हम तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। रूपक अलंकार में आपके भेद रहित आरोप होता है। क्या होता है? भेद रहित आरोप होता है। किसमें? आपके रूपक अलंकार में। और संदेह अलंकार देखो, याद करने की कोशिश करो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 500-600 साल ही पहले मैंने आपको पढ़ाया है क्या कि किसी भी काव्य की पंक्ति में अगर रंग, रूप और दशा के आधार पर संदेह की स्थिति बनी रहे तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर होगा आपका संदेह अलंकार। कौन सा होगा भाई? संदेह अलंकार वहां पर होगा। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। चलिए भाई, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? अरे ये तो आपको पता होगा भाई, कोई बिल्कुल अभेद आरोप, मतलब अगर मैं कहूं कि चरण कमल, मैंने कहा चरण कमल, मतलब चरण जो है वही कमल है, कमल जो है वही चरण है, कोई अंतर ही नहीं है, कोई आरोप ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं है। तो इस स्थिति में यहां पर कौन सा अलंकार निकलता है? जी हाँ, आपके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए भाई, तो इसका आंसर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। क्या होगा? रूपक अलंकार बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। जी हाँ, चलिए आगे चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्नलिखित में से सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से करना। क्या है भाई? और ये प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कौन सा आपका सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। जी हाँ, चलिए 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 देखो, सादृश्य मूलक की अगर मैं बात करूं ना तो ये अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। तो विशेष सूक्ति अलंकार जो होगा वह इसके अंतर्गत नहीं होगा। क्या होगा भाई? विशेष सूक्ति अलंकार इसके अंतर्गत नहीं आएगा, याद रखना। अच्छा जी, कुछ, कोई शब्द उदाहरण है, किसके हैं भाई? फटाफट से बताओगे ये किसके उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम के हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं, या फिर आपके संबंधवाचक सर्वनाम के हैं? अच्छा प्रश्न है, ध्यान से करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बताओगे भाई फटाफट से, ध्यान से। चलिए भाई देखो, क्या है भाई? सर्वनाम से संबंधित एक प्रश्न है आपसे। अब सर्वनाम का अर्थ क्या होता है तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो विकल्प नंबर ई मुझसे ले लो। क्या है भाई? हमें ना पता गुरुजी, हमें ना पता गुरुजी, कि इसका सही उत्तर क्या होगा? आप विकल्प नंबर ई भी चुन सकते हो। अगर नहीं पता है तो फिर मेरी जिम्मेदारी होती है इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की। क्या है भाई? निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है और संबंधवाचक, या फिर हमें ना पता गुरुजी, कि इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए भाई, अब आप बताओगे कुछ और कोई शब्द का उदाहरण कौन सा होता है? जी हाँ, देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा भाई? अनिश्चयवाचक। मतलब मुझको क्या है भाई? देखो, पानी में कुछ मिला है, चाय में कुछ गिरा पड़ा है, तो कुछ क्या है मुझको पता नहीं है कि वह क्या है, तभी मैंने कुछ का प्रयोग किया। कोई आ रहा है, तो यहां पर क्या है? मुझे पता नहीं है कि कौन आया है या फिर कौन आ रहा है, तो उसके लिए मैंने कोई का प्रयोग किया। तो कोई क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और यह वह, क्या भाई? यह वह क्या होंगे? ये निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। कोई और कुछ होंगे आपके अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक की बात करूं तो इसके भी भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पुरुष मतलब स्त्री अथवा मनुष्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे कहलाते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष मतलब प्राणी के लिए। किसके लिए भाई? प्राणी के लिए। अब प्राणी में आपके पुरुष भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं। चलिए, संबंधवाचक की बात करूं तो जो सो भाई, जो सो, जैसा वैसा, यद्यपि तथापि, ये जो होंगे ना आपके सभी के सभी आएंगे संबंधवाचक में। आगे चलो भाई, सर्वनाम में सर्व का अर्थ क्या होता है? और ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं, करा चुका हूं, फिर भी गलत अगर आपका हुआ ना तब ऑनलाइन सजा के लिए तैयार रहना, ऑनलाइन डंडे के लिए तैयार रहना। चलिए भाई, अब आप बताओगे कि सर्वनाम में सर्व का अर्थ क्या होता है? देखो, सर्वनाम, तो सर्वनाम का जो अर्थ होता है ना, क्या होता है भाई? सबका नाम होता है। क्या होता है? सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। तो यहां पर सर्व का अर्थ होगा सबका। जी हाँ, आपके उत्तर बिल्कुल सही है। इसका सही अर्थ क्या होगा? सबका होगा। आगे चलते हैं। सर्वनाम के भेद। अच्छा प्रश्न है, याद रखना, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और अगर मैं पूछूं सर्वनाम या फिर जो आपके मौलिक
क्या है भाई, मौलिक कहेगा या फिर कहेगा मूल सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं, याद रखना 11 आपके मूल सर्वनाम है। कितने हैं, 11 आपके मूल सर्वनाम है। चलिए आगे चलते हैं। देखो कौन आया है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार आपको बताना है। चलिए भाई, मैंने यहां पर रेखांकित कर दिया। मैंने आपसे कहा है देखो कौन आया है, तो इस स्थिति में ये यहां पर कौन सा सर्वनाम होगा, और सर्वनाम का अर्थ सभी को रटा होगा, सभी को पता है कि इसका अर्थ होता है आपका, इसका अर्थ क्या होता है भाई, इसका अर्थ होता है आपका सबका नाम या फिर सभी का नाम। देखो कौन आया है, तो मैंने यहां से आपसे मैंने क्या किया है भाई, मुझको पता नहीं है कि वह कौन है, मुझको पता नहीं है कि वह कौन है, तो यहां से होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। देखो मोहन कुछ खा लो, ये भी अनिश्चयवाचक है, बच्चों वाला प्रश्न हो गया। चलिए भाई, तो देखो उससे पहले आपके लिए जानकारी है। जानकारी क्या है, यूपी वीडियो के लिए ना मैं मैराथन लेकर आ रहा हूं, और आपके लिए भी वह काफी कारगर सिद्ध होगी, काफी अच्छी वो मैराथन होगी। कई कई अच्छे प्रश्नों के बारे में हम वहां पर चर्चा करेंगे। आपके रस क्या होते हैं, संधि क्या है, प्रमुख रचनाएं आपकी क्या है, प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध मुहावरे, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, आपकी रचनाएं, आपके पुरस्कार, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जी हाँ, आप सभी को उस क्लास में जुड़ना है, और जो भी आपके मित्र हैं, जो भी सखा हैं, जो भी बंधु हैं, जो भी आपके महिला मित्र अथवा पुरुष मित्र हैं, उनको भी उस क्लास में लेकर आना है। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर हिंदी की तैयारी कर रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, तो ये क्लास उसके लिए रामबाण सिद्ध होगी, काफी लाभदायक होगी। इसकी जिम्मेदारी मेरी। तो अब सर ये क्लास कब होगी, ये भी तो आपको बताना होगा। तो जी हाँ भाई, बिल्कुल, ये जो क्लास होगी ना आपकी 20 तारीख को होगी। 20 तारीख मतलब रविवार के दिन आपकी ये क्लास होगी, दोपहर 12 बजे से, और लगातार सर कब तक, कुछ टाइम नहीं है भाई, कुछ टाइम नहीं है। जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होते, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जब तक प्रश्न खत्म नहीं होते, मैं आपके सामने से नहीं हटूंगा। चलिए, तो सभी को दोपहर 12 बजे से आना है, लगातार बने रहना है, और लगातार प्रश्नों का आंसर करते रहना है। ठीक है ना। ये काफी लाभदायक मैराथन होगी। गुरु दक्षिणा देने का समय क्या है भाई, 20 तारीख को है। 20 तारीख को सभी को आना है, सभी को पढ़ना है, और मेरा वादा है किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए ये क्लास होगी रामबाण। क्या होगा, बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी। चलिए भाई, आगे चलते हैं, अपने प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या होगा, क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बताओगे। चलिए भाई, क्या है, इनमें से अन्य पुरुष सर्वनाम कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक होता है सर आपका उत्तम पुरुष। क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। एक होता है आपका मध्यम पुरुष, एक होता है आपका अन्य पुरुष। क्या होता है, अन्य पुरुष। तो ये सभी को पता होगा, लेकिन सर इसको याद कैसे किया जाए। तो देखना, मैंने आपको जब सर्वनाम आपको क्लास में पढ़ा रहा था ना, तब भी मैंने आपको बताया था क्या, कि मानकर चलो आपके गांव, आपके पड़ोस में दो महिलाएं जो है आपस में चुगली कर रही हैं। क्या कर रही हैं, चुगली, किसी की बुराई कर रही हैं। तो जो महिला बात कह रही है या फिर जो बात बता रही है, वह आएगी किसके अंतर्गत, वह आएगी आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएगी भाई, वह आएगी उत्तम पुरुष के अंतर्गत। और जो सुन रही है, जो श्रोता है, जिससे बात कही जा रही है, वह आएगी मध्यम पुरुष के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, मध्यम पुरुष के अंतर्गत। और जिसके बारे में वह चुगली कर रही है, जिसकी बुराई वह कर रही है, वह महिला आएगी आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगी, अन्य पुरुष के अंतर्गत। जैसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उत्तम पुरुष मतलब मैं, क्या भाई, मैं और हम, ये क्या है, मतलब जो बात कह रहा है भाई, बात मैं ही तो कहूंगा। क्या है भाई, बात मैं ही तो कहूंगा। तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी होंगे उत्तम पुरुष। अब मध्यम पुरुष जो श्रोता है, जिससे बात कही जाए या फिर जिसको बात सुनाई जाए, वह होते हैं मध्यम पुरुष। जैसे क्या है भाई, तू है, तुमको है, तुमको, तुम्हारा, ये सभी क्या होंगे, ये सभी के सभी होंगे मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में वह चुगली करती हैं, कि वह महिला, वह जो स्त्री है या फिर वह जो लड़का है, वह पढ़ता नहीं है, तो वह किसकी चुगली कर रही है, किसी लड़के की, किसी अन्य व्यक्ति की। वह क्या है भाई, ऐसे जो शब्द होंगे जो अन्य व्यक्ति के बारे में कहे जाते हैं, ये सभी के सभी आते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। लेकिन हमसे यहाँ पर कहा गया है क्या, कि अन्य पुरुषवाचक मतलब उसका, मतलब क्या है भाई, उसका काम बहुत खराब है। क्या भाई, उसका
जैसे आप इसमें किसी भी वाक्य का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए भाई, जैसे उसका हाथ खराब है, क्या है भाई, उसके हाथ में चोट आई है, तो ये सभी क्या होगा, हमने किसके बारे में बात की, किसी अन्य पुरुष के बारे में, या फिर किसके बारे में चुगली करी, किसी अन्य के बारे में, तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी के सभी होंगे आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत। भाई तुम्हारा, भाई तू, तुमको, तुम्हारा, ये सभी आते हैं मध्यम पुरुष में, और हमें और हमारा आएंगे आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत। चलिए आगे चलते हैं, देखना भाई आगे क्या है, इनमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम अब आपको चुनना है। अब आपको बताना है कि कौन सा आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अच्छा प्रश्न है, फटाफट से बताओगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है। चलिए भाई फटाफट से छापो, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या निकलता है। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न भाई, फटाफट से बताओगे इसका सही उत्तर क्या निकलता है। जी हाँ भाई, देखो इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आपको बताना है। उत्तम मतलब जो खुद बात कहता है, जो करता है, मतलब जो बात करता है, जो बताता है, वही होता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं और हम, क्या है भाई, मैं और हम जो होते हैं उत्तम पुरुष में आते हैं। और आप मतलब, और तुम किस में आएगा भाई, तुम आएगा आपके मध्यम पुरुष में। आगे चलो, आगे चलो भाई, और आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझको आप और वह किस में आएंगे भाई, ये किस के भाग होते हैं। चलिए, नेहा अपना काम स्वयं करती है, रेखांकित अंश का सर्वनाम भेद चुनना है। तो नेहा अपना काम स्वयं करती है, खुद करती है, आप ही करती है, तो कर्ता जिन शब्दों का स्वयं के लिए प्रयोग करता है वे आते हैं निजवाचक के अंतर्गत। कौन से होते हैं भाई, निजवाचक सर्वनाम होते हैं, आपको पता होगा। और निश्चयवाचक की बात करूं मैं तो वह यह है जहां से मुझको 100% तक जानकारी हो, 100% तक निश्चय हो कि मैंने कहा यह पेन है, तो मुझको 100% तक जानकारी है कि यह जो है वह पेन है। क्या है, पेन है, तो यह वह, ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, निश्चयवाचक के अंतर्गत। और अगर मैं बात करूं आपके संबंधवाचक की, तो याद रखना जो सो, क्या है भाई, जो सो, जैसा, वैसा, यद्यपि, तथापि, ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, संबंधवाचक के अंतर्गत हैं। मैंने आपसे कहा जो बोओगे सो काटोगे, तो आपको संबंध प्रकट हुआ ना वाक्य में, जो आप बोओगे वह आप काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे, ठीक है ना। अगर मैं कहूं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जी हाँ, तो जहां से आपका संबंध प्रकट होता है वहां पर होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम तो हम पढ़ ही चुके हैं, जहां से किसी प्राणी, अब प्राणी में कौन कौन आएगा भाई, आपके मनुष्य भी आ सकता है, आपकी स्त्री भी आ सकती, मतलब मनुष्य या फिर आपके पुरुष आ सकता है, स्त्री आ सकती है, ठीक है ना। और इसके भेद कितने होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन बना है, जैसे उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, और आपका कौन सा है भाई, आपका अन्य पुरुष होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं साहब 3 भेद। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं 6। और मौलिक सर्वनाम कितने होते हैं, ये प्रश्न भी बना है, ये प्रश्न बना है कि मौलिक सर्वनाम कितने होते हैं। तो याद रखना, मैं सर्वनाम के भेद नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं मौलिक सर्वनाम कितने होते हैं। तो मौलिक सर्वनाम होते हैं आपके 11, जो मूल सर्वनाम इन्हीं को कहते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं, चलिए अब देखना, पुरुषवाचक सर्वनाम तू शब्द है भाई, तू जो होगा किसके अंतर्गत आएगा, तो देखना तू जो होता है ना, काफी अपमानजनक शब्द भी होता है। क्या होता है, अपमानजनक। तो अब आप बताओगे कि तू जो है किस पुरुषवाचक सर्वनाम का भाग होगा, अन्य पुरुष का, उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का। चलिए भाई, तो देखो तू मतलब जिससे मैं बात कह रहा हूं, जिसको बात बता रहा हूं, जो श्रोता है आपका, जो बातों को सुन रहा है, वह आता है किसके अंतर्गत, मध्यम पुरुष के अंतर्गत। और जो बात कह रहा है, जो बात बता रहा है, वह आता है उत्तम पुरुष के अंतर्गत। वह किसके अंतर्गत आता है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत। और अगर अन्य पुरुष की अगर मैं बात करता हूं, तो वह क्या है भाई, वह, और जिसके बारे में आप बात करते हो, किसी अन्य पुरुष के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, तो वह आ जाते हैं अन्य पुरुष के अंतर्गत। जैसे उसका, वह, तो ये सभी क्या है भाई, ये सभी होंगे अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 20 देखो फटाफट से, जहां शब्द है, जहां किस प्रकार का शब्द है भाई, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जहां जो होगा वह होगा आपका इनमें से कोई नहीं। क्यों, इसका कारण है, देखो जहां क्या है भाई, जहां आपका ना तो देखो
ना तो संबंधवाचक सर्वनाम है, ना तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ना ही आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो, विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। विक्रम को पसंद क्या है? विक्रम को पसंद क्या है भाई? बीकानेरी भुजिया पसंद है। तो यहां पर इसमें हमको विशेषण बताना है कि कौन सा विशेषण है। चलिए भाई, अगर अगर आपको विशेषण पता है, देखो मैंने विशेषण आपको बताए हैं, आपको पढ़ाए हैं, अब आपको बताना होगा इसका सही उत्तर क्या होता है। तो विक्रम को क्या पसंद है? बीकानेरी भुजिया पसंद है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? बीकानेरी। क्या है भाई? भुजिया कैसी है? बीकानेरी है। कैसी है? बीकानेरी। तो भुजिया की विशेषता क्या है कि वह बीकानेरी है। तो यहां से जो शब्द विशेषता बताते हैं, किसकी? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं आपका विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना। चलिए भाई, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब, और मैराथन में आना ना भूलना। 20 तारीख को मैराथन है आपकी, दोपहर 12 बजे से लगातार, दोपहर 12 बजे से लगातार है। वीडियो के अंतर्गत वह मैराथन होगी। अपने मित्र, अपने सखा, अपने बंधुओं, अपनी महिला मित्र, पुरुष मित्र, आप सभी को लेकर आइए उस क्लास में। जिस भी क्लास में हिंदी पूछी जाती है उस क्लास के लिए, उस परीक्षा के लिए वह क्लास रामबाण सिद्ध होगी। ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।